है एचटेट नीट के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए, तो इस चैप्टर को स्किप ना करें। यहाँ से बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा को जो क्लोरोप्लास्ट क्यों बोला जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, इसके बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। आपका एग्जाम में लॉस हो सकता है अगर आप स्किप करेंगे तो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगी आज उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्या आपको पता है कि जब से आपको पता है कि जो एंशियंट टाइम में भी, यानी कि जो पुराना समय था उस टाइम से ही क्लासिफिकेशन होता आ रहा है ऑर्गेनिजम्स का। उसका बेस क्या था? जो पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो किसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे? यूज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो उसके यूज का उसको वो उसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते थे। अब चलिए बात करते हैं, ये तो है कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो, और ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले जो अरिस्टो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था सबसे पहले। मतलब ये नहीं है कि जो पहले तो यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था उसके लिए हमने कोई साइंटिफिक वे नहीं अपनाया था, लेकिन ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट किया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्लांट्स को जैसे साइंटिफिक वे में, कि ऑर्गेनिज्म दो, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे इन्होंने, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट में इन्होंने क्लासिफाई किया था ट्री, हर्ब, सर्ब, ट्री, हर्ब और सर्ब। और एनिमल को ब्लड के बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, यानी कि विदाउट रेड ब्लड और विद रेड ब्लड। ये इनका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, विद रेड ब्लड। इन्होंने ऐसा ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा साइंटिफिक वे में सोचना स्टार्ट किया था कि ऐसा भी हो सकता है। इनका मेन बेस क्या था? यानी कि अगर कोई आपसे पूछ लेते हो कि इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि जिसको सिर्फ आप बाहर से देख के बता सकते हैं, भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, जो बिल्कुल आपको अपनी आंखों से दिखेगी। कोई इंटरनल स्टडी वगैरह नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो इतनी टेक्निक वगैरह भी नहीं थी, तो इन्होंने सिर्फ सिंपली जो देखा उसी के अकॉर्डिंग इनको कैटेगरी में रख दिया, अलग अलग कैटेगरीज में। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी थी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों हुई। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से क्या पता, वैसे तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, फिर भी क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। क्लासिफाइड, जो पहले जो इंसान था वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया करता था ऑर्गेनिजम्स को, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए उसने ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करना, क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, नॉन साइंटिफिक था। ऐसा नहीं था कि इसने कुछ करैक्टर देखे हो या उसके अकॉर्डिंग किया हो या कुछ स्टडी की हो उसके अकॉर्डिंग किया, बस इन्होंने देखा कि ये हमारे फूड के लिए जरूरी है, ये हमारे सेंटर में है, ये हमारे कपड़ों के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग किया था। ये तो सिर्फ एक बेसिक सा बैकग्राउंड है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से जो पहला पॉइंट आया था, यहाँ से जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। और इसमें कौन से दो किंगडम थे? एक था प्लांटे और एक था एनिमेलिया, एनिमेलिया। उसके बाद इन्होंने क्या फीचर क्या क्या लिए थे, इन्होंने क्या क्या फीचर लिए थे भी, जिसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम दिया। इन्होंने एक तो सिंपल वे था इनका
इनके जो फीचर्स थे वो सिंपली ऑब्जर्व करे, और एक वो क्या थे, आराम से जो स्टडी किए जा सके, जैसे वही मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख के उनको कैरेक्टराइज क्लासिफाई किया था। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? अब ये तो प्रॉपर नहीं हुआ कि भाई आपने एक जैसी दो चीजें देख ली तो जरूरी थोड़े कि वो दोनों एक जैसी हों। इंटरनली वो डिफरेंशिएट हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं, उनका डीएनए, उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, वो सब क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ सिंपल वही मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्लासिफाई किया था कि ये प्लांट है और ये एनिमल है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कोई सेपरेशन नहीं किया, नो सेपरेशन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पी के का मतलब है प्रोकैरियोट्स, ई के का मतलब है यूकैरियोट्स। यानी कि इन्होंने यही नहीं बताया कि कौन सी सेल को आप प्रोकैरियोट्स कहोगे, कौन सी सेल यूकैरियोटिक है, ना उन्होंने बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूसेलुलर है और कौन सा मल्टी सेलुलर है। उनके बीच में भी उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया या उनको बेस नहीं माने। सेकंड है, उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया किसके बीच में, नो डिस्टिंक्शन ऑफ किसके बीच में, बिटवीन फोटोसिंथेटिक वर्सेस नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी कि इन्होंने ये नहीं बताया, ये भी नहीं कंसीडर किया कि कौन है जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है, कौन है जो किसी केमिकल एनर्जी या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता, वो भी इन्होंने बेस नहीं लिया। तो ये इनकी लिमिटेशन थी। जैसे ग्रीन एल्गा है, इनमें क्या है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और फंजाई क्या है, हेटेरोट्रोफिक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। ये तो बेसिक सी चीज है कि ये ग्रीन है, इनमें क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये हेटेरोट्रोफिक है, यानी कि अपना खाना दूसरों से ही लेते हैं मोस्टली। तो क्या होगा कि इससे कोई क्लियर आइडिया नहीं आया भी किसी भी चीज के बारे में। लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा टाइम तक यूज किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इनएडिक्वेट है, यानी कि सफिशिएंट डाटा है ही नहीं इसमें जिससे हम क्लासिफाई कर सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या प्रोकैरियोटिक है, या यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो जिसके कारण क्या था कि बहुत सारे मेन रीजन यही था कि इसके कारण बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच ही नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ फिट कर दिए, जैसे कि अब वो फिट नहीं हो सकते। आप इसको ऐसे समझे कि आपके घर में एक ताला है, ठीक है, आप उस ताले पर गलत चाबी लगा रहे हो, लगाते जाओ, लेकिन कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद आपने रियलाइज होगा कि हाँ, यह चीज इसका खतर परफेक्ट नहीं है। तो वो एक काम इनका साथ था, लेकिन उन्होंने ट्राई किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो साइंस थी वो भी इतनी एडवांस नहीं थी कि भाई हर चीज को ये स्टडी कर सके। तो इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसी के बेस पे इन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इनका मेन कंक्लूजन क्या निकला भाई। इनका कंक्लूजन क्या रहा कि ये सिस्टम है ना वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर जानकारी नहीं थी किसी भी चीज के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि जरूरत फिर क्यों पड़ी, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इम्प्रूव करने की क्या जरूरत हुई। क्या है कि जो पुरानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उससे सिर्फ हम मोर्फोलॉजिकली देख के हम डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन जो उनकी जो सेल है, सेल स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, उनके जो क्रोमोजोम है, वो सब भी तो कंसीडर करने हैं ना। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने पड़े। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो ऐड किए गए थे। कुछ क्राइटेरिया क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। सबसे पहले की स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड है नेचर ऑफ सेल वॉल, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फिफ्थ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप,
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जैसे कि अब जो मॉडर्न वे आ गया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि अब तो साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो उसके कारण जिससे हमें ये पता लगा है कि जो ह्यूमंस और एप्स है उनके एंसेस्टर कॉमन थे। जो ह्यूमंस है यानी कि जो इंसान है वो बंदरों से नहीं बना, जो ये पहले कंफ्यूजन थी या जो मिथ थी कि इंसान है वो बंदरों से बना है, इंसान बंदरों से नहीं बना है। इंसान और जो बंदर एप्स हैं वो क्या है कि उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है। और जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि उनके बीच में जो अडेप्टेशन आई, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, अडेप्टेशन आई, भाई जिसको जिस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उसने उसी चीज को डेवलप किया, तो उसी के बेस पे फिर क्या होते गए वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते चले गए। हाँ, लेकिन ये है कि उनके जो डीएनए है उसके अंदर है ना बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज शो होती है, लेकिन पूरा का पूरा 100% सिमिलरिटीज शो नहीं होती। इसलिए जो इंसान है वो बंदरों से नहीं बने, इस मिथ को आप भी अपने दिमाग से निकाल दे। अब इस क्राइटेरिया का क्या फायदा होगा, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होगी, अब बेटर होगी। क्लासिफिकेशन अब क्या होगी, बेटर होगी, यानी कि अब हम एक चीज को अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलो, जैसे आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन किसका बच्चा है, तो आप पहले एक लिस्ट बनाओगे, भाई उसके मम्मी पापा का नाम, कहाँ से है, क्या उनकी उम्र है, कहाँ रहते हैं, इस टाइप की एक आप लिस्ट बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग उनको रखोगे। एक एज के हैं उनको एक साथ, एक जैसे हैं उनको एक साथ, तो उसी तरह क्या होगा कि क्लासिफिकेशन अब क्या होगी, आप बेटर वे से कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे अपना काम। ये नहीं है अब आपके पास मान लो 50 बच्चे हैं, आप देखो कि एक जैसी हाइट के हैं उनको एक जगह रख दिया, जो जिनका कलर एक जैसा उनको एक जगह रख दिया, क्या पता वो दोनों सिमिलर हैं या ना है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा नहीं भी एग्जैक्ट यही होगा, सिर्फ ये भी थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो क्लासिफिकेशन अब क्या होगा, और बेटर होगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि एक बात आप ये बात नोट करके रखना कि ये जो छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ से बन जाता है कि क्लासिफिकेशन की जो नेचर होगी वो कैसी होगी। क्लासिफिकेशन की नेचर हमेशा क्या होगी, डायनामिक होगी। क्या होगी, हमेशा डायनामिक नेचर का होगा। क्लासिफिकेशन क्या होगा, डायनामिक नेचर का होगा। क्यों होगा डायनामिक नेचर का, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम जैसे जैसे नई नई जो नॉलेज होगी, नई टेक्निक आएंगी तो और ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी, तो जो सिस्टम है ना वो चेंज होता रहता है। यानी कि एक चीज अब आपने जैसे फर्स्ट क्लास, अब आप जो पढ़ाई करते हो वो भी क्या है, डायनामिक है। जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और जब आप 12th में हो या एचटेट दे रहे हो या सीटेट दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उससे क्या हुआ कि आपके के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, तो वो भी क्या है, डायनामिक नेचर थी। तो ये भी क्या है, डायनामिक नेचर है, यानी कि नई नई नॉलेज ऐड होगी तो सिस्टम क्या होगा, चेंज होगा, और बेटर वे से जान सकेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पर फिट होता है। तो सिंपल सी बात ये थी। तो अब तक का सिर्फ यही रिकैप है कि जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी वो मॉर्फोलॉजी बेस्ड थी। अर्ली क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, मॉर्फोलॉजी बेस्ड थी अर्ली। और जो अब जो मॉडर्न है, यानी कि जो अब आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें क्या है, मोलिकुलर लेवल, यानी कि डीएनए आरएनए इनकी स्टडी और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप। तो ये क्या है आज के टाइम में कि उनका मोलिकुलर लेवल और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सब कुछ डाटा जितना पॉसिबल है हम उतना स्टडी करते हैं, और उसी के बेस पे हम फिर क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी ये है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो सिर्फ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड हो। यानी कि जैसे आपने एक फ्लावर देखा, आपने मान लो एक गुलाब देखा और एक गुलाब जैसा मान लिया कोई और आपने क्या देखा, फ्लावर देखा, उन दोनों को क्या किया, एक एक कैटेगरी में रख दिया। या आपने देखा कि एक प्लांट है वो 2 फीट का है, दूसरा प्लांट है वो भी 2 फीट का, तो उनको क्या किया, एक एक उसमें रख दिया ग्रुप में। या उनके जो लीव्स का पैटर्न उसको देखा वो भी लगभग लगभग सिमिलर था, तो आपने क्या सोचा कि एक ही उसी में आएंगे, एक ही ग्रुप में।
तो उससे क्या है कि वो सिर्फ आपने मोर्फोलॉजी देखी, उसकी जो मोलिकुलर लेवल है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपने नहीं देखी, तो आप उसको वैसे ही क्लासिफाई करेंगे। अब इसका छोटा सा और एक एग्जांपल है, जैसे आप वीट को देखेंगे, और एक है जो, यानी कि जो जिससे ओट्स बनते हैं, वो दिखने में सिमिलर है बिल्कुल। तो ऐसे ही जो कंफ्यूजन होती थी पहले के टाइम पे भी, वो ऐसे ही थी कि उनको एक जगह रख दिया। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लीनियस ने। किन्होंने दी थी? लीनियस ने। इन्होंने कितने कुछ एक करेक्टर इन्होंने क्या किए थे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया था, सिर्फ एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को कंसीडर किया। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी यानी कि जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे पत्ते हैं, या कुत्ते को, यानी डॉग देखो, बिल्ली, कैट देखो। अब आपने क्या किया कि डॉग और कैट है, लगभग सिमिलर से होते हैं, साइज में डिफरेंस है, वही चार पैर उसके हैं, वही एक टेल उसकी है, आंखें है, कान, सिमिलर सी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो दोनों बहुत डिफरेंट हैं। उनका एबिटेट, उनकी मोर्फोलॉजी, उनका मोलिकुलर लेवल, उनको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। और एक इनका एबिटेट। ये क्या थी कि ये जो क्लासिफिकेशन थी तो सिंपल और इजी थी, और अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसकी लिमिटेशंस वही थी, कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स नहीं स्टडी किए गए, रॉन्ग ग्रुपिंग की गई, यानी कि जैसे कि पीछे ही पढ़ा था हमने, रॉन्ग ग्रुपिंग हुई, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक वो एक साथ में रख दिए। जैसे एल्गी है और फंजाई है, दोनों के दोनों किस में रख दिए, प्लांट्स में। अब आगे बात करते हैं हम नेचुरल, सेकंड जो टाइप है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप की है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दी थी? एक तो इनके जो साइंटिस्ट है उनका नाम आप बिल्कुल याद रखें। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी बेंथम और उक्कर ने। बेंथम और उक्कर। वो लीनियस ने आर्टिफिशियल ए यानी कि आर्टिफिशियल, एल मींस लीनियस, और नेचुरल दी थी बेंथम और उक्कर ने, BH। ठीक है, इन्होंने क्या बेस रखा था? इन्होंने एक तो बेस रखा मोर्फोलॉजी, एक बेस रखा इन्होंने अनाटमी, यानी कि अब थोड़ा सा एडवांस हो गए थे। अब हम ये था कि आपने देखा भी होगा, शायद एक्सपेरिमेंट भी किए हैं थोड़े बहुत, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे रूट का LS-TS सेक्शन जो कट करते हैं, उससे जो थोड़ा बहुत उस टाइम पे क्या था कि इतना सा एडवांसमेंट आ गया था, तो वो अनाटमी। और थर्ड वन ली थी इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जो एम्ब्रियो की स्टडी की इन्होंने, कि एम्ब्रियो किस टाइप का है, क्या उसके फीचर हैं हर एक ग्रुप में। ये इतनी सी एडवांसमेंट थी। तो अब इसका क्या फायदा था कि ये थोड़ी सी ज्यादा साइंटिफिक थी, थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही इन नेचुरल सिमिलरिटीज शो हो रही थी। लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या थी, इस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन थी कि इसके अंदर कोई इवोल्यूशनरी बेस नहीं था, नो इवोल्यूशनरी बेस। ठीक है, चलिए अब फिर इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और जो थर्ड टाइप और लेके आए वो थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप थी वो थी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड हो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर जो बेस्ड हो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर जो बेस्ड हो, यानी कि उनके जो एंसेस्टर थे वो किस टाइप के थे, फिर कैसे उन्होंने अडेप्टेशन की, उनका नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ, उस चीज पे वो क्या थी, बेस्ड थी। अब ये किसने दिया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था? एंगलर और एंगलर एंड प्रेंटल ने। एंगलर और प्रेंटल ने इन्होंने ये क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसका जो कुछ इसका बेस क्या रखा था, उन्होंने बेस रखा था एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, सेकेंड है कॉमन एंसेस्टर, यानी कि इवोल्यूशन में हम कॉमन एंसेस्टर के बारे में ही पढ़ते हैं। फीचर क्या रहे अभी इवोल्यूशन के बेस क्या था, इवोल्यूशन था, उससे हमें पता चला कि इनकी क्या क्या लीनिएजेस रही होंगी। जैसे इसमें एग्जांपल है ह्यूमंस है, इसी से हमें पता चला था कि जो ह्यूमंस है वो क्लोज है किसके, एप्स के।
एफ से बने नहीं हैं, एफ के क्लोज हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी, इसकी भी लिमिटेशन थी अपने, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेशन थी इसकी कि जो इवोल्यूशनरी डाटा है उसकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी डाटा, यानी कि हर जगह हमें ये देखना था कि जो जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो पीछे से पीछे जब से अर्थ ओरिजिनेट हुई है उस टाइम से लेकर अब तक उसका कितना इवोल्यूशनरी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। चलिए अब जो फोर्थ टाइप है वो है मॉडर्न बोलो या आप उसको बोले मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत एडवांस है और आज के टाइम पे ये यूज होती है, मोस्ट एक्सेप्टेड है। ये दी थी किसने, कार्ल वूज ने, ठीक है। और इसका जो बेस था वो क्या था, डीएनए आरएनए की स्टडी, डीएनए एंड आरएनए की स्टडी, आरएनए सीक्वेंसिंग। यहां से एक क्वेश्चन आता है आरआरएनए सीक्वेंसिंग, आपको देखने को मिलेगा कौन सा आरआरएनए यूज किया गया था, 16S आरएनए, ठीक। ये ऐसा आरआरएनए की सीक्वेंसिंग में 16S आरएनए यूज किया गया था। और जो इसका एक जो डीएनए आरएनए हो गया और एक आरआरएनए सीक्वेंसिंग, और नेक्स्ट जो इसका जो बेस था वो था बायोकेमिकल ट्रेट। अब बात थी ये ज्यादा एक्यूरेट थी और इसके मॉलिक्यूलर एविडेंस भी थे और इवोल्यूशनरी एविडेंस भी थे। अब इसमें हम बात करते हैं, इसके अंदर एग्जांपल आएगा जो क्या है, थ्री डोमेन सिस्टम। इसमें थ्री डोमेन सिस्टम में जैसे कि पहले एक है आर्के बैक्टीरिया और यूकेरिया, ये इसका क्या है, एग्जांपल है, जो मोस्ट एडवांस फॉर्म है आज के टाइम पर क्लासिफिकेशन की। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के किस चीज के बेस पे, किंगडम के बेस पे, किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो किसने दी थी, लीनियस ने दी। और इसमें दो ही किंगडम रखे गए थे, प्लांट और एनिमल। बेस क्या था, मॉर्फोलॉजी और न्यूट्रिशन। चलिए अब हम बात करते हैं, ये इसके बारे में हमने पीछे वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, आप इसको वहां से बिल्कुल अच्छे से समझे। नेक्स्ट जो है वो दी थी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किन्होंने दिया था, अर्नेस्ट एक्कल। आप इसको याद रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि टू किंगडम किसने दिया, थ्री किंगडम किसने दिया, फोर किंगडम किसने दिया, फाइव किंगडम किसने दिया। यहाँ से क्या है, मैच के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं कि ऐसा लिख के दे दे आपको कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो एक्कल ने दिया। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो आप इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखें। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कि प्लांट और एनिमेलिया, प्लांटे और एनिमेलिया तो क्या थे, पहले किसने दे दिए थे, लिनियस ने। अब जो थर्ड है जो ऐड हुआ था वो क्या था, प्रोटिस्टा। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके अंदर कौन सा नया किंगडम ऐड किया गया था, तो आपको याद रखना कि प्रोटिस्टा ऐड किया गया था, क्योंकि टू किंगडम में तो पहले से ही प्लांट और एनिमेलिया थे, लेकिन जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोटिस्टा ऐड किया गया था। चलिए अब इसका बेस क्या था, इसका बेस था सेल टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये इतना याद रखने की बात है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था और किसने दिया, एक्कल ने दिया। कौन सा नया किंगडम इसमें ऐड किया गया, प्रोटिस्टा ऐड किया गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आई वो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो ये किसने दिया था, सबसे पहले तो दिया किसने था, कोपलैंड।
किन्होंने दिया था? कोपलैंड। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। इसमें कौन सा किंगडम ऐड हुआ था? जैसे प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा तो पहले से ही थे, क्योंकि ये दो तो लिनियस ने दिया थे, प्रोटिस्टा एक्ल ने दिया, और जो फोर्थ वन है मोनेरा, मोनेरा को किसने ऐड किया था? कोपलैंड ने। नेक्स्ट है जो 5 किंगडम, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। अब यहाँ ये दिया था, किसने दिया था? पहले तो ये देखो, कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ो तो किसने दिया था? ये दिया था R.H. विटेकर ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। इन्होंने ना बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया था हर एक चीज को, इसलिए ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम इसी को ये मोस्ट एक्सेप्टेड था। लेकिन अब जितनी ज्यादा एडवांस हो रही है साइंस, उसी के अकॉर्डिंग फिर और ज्यादा क्लासिफिकेशन अभी भी लगे हुए हैं क्लासिफाई करने में। तो ये क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो पॉइंट है इनको बिल्कुल मत स्किप करना है कि इसने किस चीज के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। सबसे पहला तो इन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला फीचर इन्होंने कंसीडर किया कि सेल स्ट्रक्चर क्या होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बिल्कुल। ये तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ क्या है? फाइलोजेनी। यानी कि फाइलोजेनी का मतलब है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है उसकी। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटेकर ने। क्या क्या उसने बेस लिया? उसने बेस लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है यही। इन्होंने देखो आपको हाईलाइट भी किया गया है कि ये जो है ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसको तो बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। पहले तो इन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनी क्या। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, उसका बेस क्या था। अब आपको 3 स्टेटमेंट दे दी, यानी कि आपको दे दिया एक तो सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो फोर्थ ऑप्शन दे दिया कि उन्होंने क्या है कि कोई इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है कि उन्होंने मान लिया, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि विटेकर ने क्या क्या कंसीडर किया था। आपको 3 ऑप्शन दे दिए, सेल स्ट्रक्चर दे दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, एक दे दिया उन्होंने कि उन्होंने रिप्रोडक्शन को कंसीडर नहीं किया, और एक दे दिया फाइलोजेनी को कंसीडर किया। अगर आपको ये चारों या पांचों याद होंगे तो आपको फटाक से आपको ये याद आएगा क्योंकि उन्होंने तो रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो फंजाई है, अब तक तो प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, अब क्या हुआ कि फंजाई को इन्होंने क्या किया? प्लांट से अलग कर दिया। प्लांट से क्या किया गया? अलग किया गया। क्योंकि जो पहले की जो क्लासिफिकेशन थी ना, आप उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करोगे या तो आपको पता लगेगा कि जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी प्लांट के अंदर उस टाइम पे क्या क्या थे? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या थे? ये प्लांट्स के अंदर थे। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर क्या थी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल थी। इसी करेक्टर के बेस पे क्या किया गया? इन सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया गया। लेकिन अब आप एक बात देखें कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा में। बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा किंगडम में आते हैं, और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सिंपल सा मीनिंग ये है, प्रोकैरियोटिक यानी कि परो का मतलब, परो मींस होता है, परो मींस प्रोकैरियोटिक। परो मींस जो पहले का, जो प्रीमिटिव है, जो प्रीमिटिव न्यूक्लियस
आप इसको न्यूक्लियस से याद रख सकते हो, जो सबसे पहले जो थोड़ी बहुत अरेंजमेंट हुई थी न्यूक्लियस की, यानी कि जो सेल के अंदर है भाई, जो उसके अंदर क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो किस तरह, उस प्रोकैरियोट्स में हमने न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, न्यूक्लियस तो नहीं बोलते। तो जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत जो अरेंजमेंट हुई थी, उसी से हम इसको याद रखते हैं कि प्रो मीन्स जो पहले, यूकैरियोटिक मीन्स जो आज का टाइम पे एडवांस, जो इसमें के अंदर जो मॉडिफिकेशन होते गए, उससे क्या है कि अब जो एडवांस लेवल का जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई वो क्या है, यूकैरियोटिक होता है। यानी कि आफ्टर प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस में जो डेवलपमेंट हुई वो क्या है, यूकैरियोटिक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जो पहले क्या था कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया। जैसे आपको पता है कि जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मीन एक, सेलुलर मीन सेल, यानी कि एक सेल वो ही सभी काम कर रही है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल वो मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आप इसको एक चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे कि मान लिया आप अकेले हो घर पे, आप खुद ही कुकिंग कर रहे हो, खुद ही डस्टिंग कर रहे हो, खुद ही आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, खुद ही आप बर्तन साफ कर रहे हो, सारे घर के काम आप खुद कर रहे हो, वो है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि आपके पास एक मेड है, कोई हेल्पर है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो, जैसे आपने डस्टिंग की, उन्होंने कुछ और काम कर दिया, तो वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर में आएंगे। यानी कि बहुत सारी सेल मिलके क्या करेंगी, टिश्यू, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। टिश्यू है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे जो कि कुछ और स्पेसिफिक काम करेंगे। तो आप इसको इस चीज से रिलेट करके रखें। क्लेमाइडोमोनाज वो यूनिसेलुलर है, और इसी के साथ क्या रख दिया गया था, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इन दोनों को क्या किया गया कि जो पहले क्लासिफिकेशन थी उसको एल्गे में रख दिया गया, जो कि बहुत गलत था। एक एग्जांपल जो हमने पढ़ा था, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि ग्रीन प्लांट्स थे और फंजाई को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया, सेल वाल वो इग्नोर कर दी गई थी। और ये अब हम बात करते हैं जो एडवांस लेवल की जो क्लासिफिकेशन है, उसमें थे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलो, या 3 डोमेन। सबसे पहले आपको डोमेन और किंगडम में थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए, किंगडम हम किसको बोलेंगे और क्लास डोमेन में और किंगडम में क्या है अंतर। कल हमने जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या होती है, किंगडम, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, ये सब थे। तो जो किंगडम के भी ऊपर होता है, यानी कि जो किंगडम से भी जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, डोमेन है, यानी कि डोमेन के अंडर किंगडम आता है। तो ये 3 किंगडम क्यों है, क्योंकि एक तो इसके अंदर आर्के बैक्टीरिया, यानी कि जो परमिटिव, आर्के मींस जो परमिटिव बैक्टीरिया है, और फिर बैक्टीरिया है, और यूकैरियो, ये क्या है, प्रोकैरियोट। यूकैरिया में क्या आएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये सब क्या आएंगे यूकैरिया में। इसको थोड़ा और इजी कर दिया गया, अब 3 याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम मोनेरा। अब हम बात करेंगे किसकी, किंगडम मोनेरा की, जो सबसे आसान है, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बच्चे इसको स्किप कर लेते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। बच्चे को पता नहीं क्यों इसको स्किप करके जाते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप एक बार पढ़े। जो इसका सोल मेंबर क्या होगा, यानी कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेंबर क्या होंगे, बैक्टीरिया। इसका जो इसकी आत्मा क्या होगी, बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या आएंगे, बैक्टीरिया। अच्छा, ये दूसरा, ये हर जगह मिलेंगे बैक्टीरिया आपको, यानी कि मोनेरा आपको हर जगह मिलेगी। थर्ड है जो इसकी टाइप, यानी कि जो सेल किस टाइप की होगी, प्रोकैरियोटिक होगी। सेकंड, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हो, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन हो, एक इनर मेम्ब्रेन हो। आप इसको बस थोड़ा बेसिक समझ के रखें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ये, यानी कि जो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है उस टाइम पे, वो सिर्फ एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होगी, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में जैसे कि राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
क्लोरोप्लास्ट है या ईआर है, गोल्गी है, ये सब इसके अंदर नहीं होंगी। राइबोसोम तो होता है इसमें, सॉरी राइबोसोम होता है वो 70s टाइप। नेक्स्ट, राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर सब टॉपिक होगा वो क्या है, इसके कैरेक्टर में क्या है, सेल वॉल। जो सेल वॉल है यूजुअली प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट होगी तो किस चीज की बनी होगी, पेपिडोग्लाइकन, पेपिडोग्लाइकन। इसी का दूसरा नाम है म्यूरिन। और इसी को अगर ये लिखा जाए, पेपिडोग्लाइकन लिखा जाए वो भी ठीक है, या इसी को बोल दे नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोलॉजिक। नॉन सेलुलोलॉजिक का मतलब क्या है कि जो सेलुलोज की ना बनी हो, यानी कि जिसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल ना हो। और नॉन सेलुलोजिक है तो अब आप इसमें ये कंफ्यूजन होगी कि फिर नॉन सेलुलोजिक क्या है या पेपिडोग्लाइकन क्या है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। अब आप एक बात समझे, जो पेपिडोग्लाइकन यानी कि जो पेपिडोग्लाइकन का मतलब क्या होता है, पेपिडोग्लाइकन, इस टर्म को समझे, पेपिडोग्लाइकन। जो पेपिडो है यानी कि ये जो टर्म है ये अमाइनो एसिड के लिए यूज की गई है। अमाइनो एसिड में क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है उसके बेस पे पेपिडो। ग्लाइकन मींस जो किसके लिए टर्म होती है, ये शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो बात तो वही हुई कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कि पेपिडोग्लाइकन का मतलब ये है कि जिसमें अमाइनो एसिड और शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो। नॉन सेलुलोजिक का मतलब यही है कि उसमें सेलुलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज ना प्रेजेंट हो गए, उसमें किस मेन पार्ट क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स, वो क्या होंगे, उसको पेपिडोग्लाइकन बोलो, नॉन सेलुलोजिक बोलो या म्यूरिन। ये अगर तीनों में से कुछ भी आ जाए तो वो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आप बात करें हैं कुछ एक्सेप्शन की। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। जो सेल वॉल के अंदर एक्सेप्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से बिल्कुल पक्का, किसी न किसी एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये इसका सेकंड नाम है। ये इसके अंदर क्या है कि सेल वॉल एब्सेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया का ही पार्ट है। उसके अंदर क्या है कि सेल वॉल एब्सेंट होगी। जैसे आप घर के मेंबर हो लेकिन आपकी फैमिली में मान लो 5 मेंबर है और आप उनसे उनसे कुछ अलग हो, तो आप क्या हो गए, माइकोप्लाज्मा। यानी कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, मोस्टली बैक्टीरिया में मतलब यूजुअली में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये क्या होगा, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका। जैसे कि आप में कुछ अलग करने का कुछ टैलेंट है तो आप क्या हो गए, उन सबसे अलग हो गए। तो आप इनको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये एक तो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, दूसरा ये कॉलोनीज में प्रेजेंट हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब ये है कि इसमें फिलामेंट हो सकता है, यानी कि अगर मोटाइल होंगे तो इनमें क्या होगा, फिलामेंट प्रेजेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल शेप की। बैक्टीरियल शेप की यानी कि बैक्टीरिया किस किस शेप के हो सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप ये है शेप, और जिस बैक्टीरिया की स्फेरिकल शेप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसका नाम क्या है, कोकस। ये क्या सिंगुलर है, प्लूरल में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कोकाई। नेक्स्ट है स्फेरिकल रोड शेप, रोड शेप्ड, यानी कि जो रोड की शेप के होंगे उनको बोलेंगे हम बेसिलस। थर्ड है जो कोमा शेप्ड, क्या होंगे, जो कोमा शेप्ड होंगे उनको बोलेंगे विब्रियम। फोर्थ वन जो स्पाइरल शेप के होंगे उनको बोलेंगे स्पाइरिलियम। ये इसकी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप से कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो जाता है, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल होगी। स्ट्रक्चर क्या होगी, सिंपल होगी। जैसे कि आप एक तो आप देखें
इंसान को, ह्यूमन बींग को, और एक आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो आपको उन्हें बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत एडवांस लेवल की का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी, तो उनकी बहुत सिंपल से, क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही जो सेल है उसको ही सब कुछ करना होता है, तो उसको स्टडी करना भी इजी है। जो बिहेव है, इनका बिहेव क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, बिहेव क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और जो इनका मेटाबॉलिज्म वो भी क्या होगा, डाइवर्स होगा। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ये हर जगह मिलेंगे, आप जहां सोच सकते हो ये हर जगह मिलेंगे, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो, या नॉर्मल जो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है, हर इन्वायरमेंट में आपको ये मिलेंगे, हर जगह। तो इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारा फीचर रहेगा वो क्या है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक होंगे, यानी कि कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, ऑटोट्रोफिक होंगे, यानी कि जो अपना खाना खुद बना लेंगे। उसमें दो टाइप होंगे, या तो वो फोटोसिंथेटिक होंगे, या तो वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, या वो क्या होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब है सिंपल और सीधा, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। उसके अंदर एग्जांपल है नोस्टोक और एनाबिना। और कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया होंगे जो केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे, यानी कि केमिकल एनर्जी कहां से रिलीज होगी, जब वो क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, अमोनिया। इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे अपना क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, जो एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अपना फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करेंगे। जो कीमोसिंथेटिक है वो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे, फूड यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो फूड बनाएंगे किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक। अब जो मोस्टली जो बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, इटेरोट्रोपिक, इटेरोट्रोपिक। इटेरोट्रोपिक में जो अब हम बात करेंगे ये क्या है, मोस्टली सबसे पहले इसमें आएंगे जैसे कि सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होंगे, कुछ क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक, कुछ क्या होंगे, डिकम्पोजर होंगे, डिकम्पोजर। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि यानी कि जो क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, यानी कि जैसे कि इसमें एग्जांपल है राइजोबियम का, राइजो। अब आपका नेचर ऐसा है कि आप हर किसी के साथ हेल्प कर देते हैं, तो आपका नेचर कैसा होगा, हेल्पफुल होगा। तो कुछ ऐसे होंगे कि जो जिसके साथ रहेंगे उसको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, तो वो क्या होंगे, सिम्बायोटिक। पैरासिटिक वो होंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और उसके अंदर क्या होंगे, डिजीज क्योज कर देंगे, जैसे कि आपने बहुत सारी डिजीज का नाम सुना होगा, टाइफाइड है, टेटनस है, या प्लांट्स में हो गया जैसे सिट्रस कैंकर, जो डिजीज है वो किससे होंगी, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया से। डिकम्पोजर क्या होंगे, जो इनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब ये है कि जो किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे, जो फीड करेंगे किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि आपने जैसे देखा गया कि कोई पेड़ है उसके नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, जो पत्तियां वो गिर जाती है, या कोई टहनी है या कोई फूल है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमें वहां नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर काम करते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, और उससे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और उसका रिसाइकलिंग यानी कि उसको छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स उनको सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बैक्टीरिया में हम सबसे पहले हम बात करेंगे आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो कैसा होगा, एक्सट्रीम होगा। हैबिटेट कैसा होगा, एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इनकी जो सेल
जो इनकी जो सेल वॉल है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनसे क्या होगी, अलग होगी, जिसके कारण इनका एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने का मेन कारण सेल वॉल की कंपोजिशन है, जो अदर बैक्टीरिया से क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसके कारण ये क्या होंगे कि किसी भी एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव कर जाते हैं। इसमें एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल है एलोफाइल्स। एलोफाइल्स बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, जो आई साल्ट कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। सेकंड जो है वो है थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी कि जो क्या रहेंगे, आई। थर्मो मीन्स आई, ईट। थर्मो मीन्स का मतलब, थर्मो का मतलब है ईट, एसिड का मतलब है एसिड, फील का मतलब है जो पसंद करते हैं, रहते हैं, जहाँ पसंद करते हैं, यानी कि जो आई ईट और आई एसिडिक इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर जाए वो क्या है, थर्मो एसिडोफाइल्स। इसमें जैसे कि जो कोई ओट स्प्रिंग में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है मिथेनोजन। जो थर्ड जो इसके अंदर वो है मिथेनोजन। मिथेनोजन यानी कि जो मार्सी एरिया में सर्वाइव करेंगे। कहाँ सर्वाइव करेंगे, मार्सी एरिया में। ये कहाँ मिलते हैं, जो हमारे रूमिनेंट है। रूमिनेंट का मतलब है कि जो हमारे घर में जो गाय भैंस है, वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। उनके क्या होंगे, गट में रहेंगे। उनके क्या होंगे, उनके गट में होंगे ये। और जो उनका जो डंक होगा उसमें क्या करेंगे, उससे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन। जो मीथेन है वो क्या है, एक बायोगैस है। मीथेन क्या है, एक बायोगैस है। आपने पहले शायद आपने सुना भी होगा कि एक बार बायोगैस प्लांट्स लगे थे, उसमें क्या था कि काऊ डंग या बफेलो डंग लेते थे और उसको एक कंटेनर में रखते थे और वहां से मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते थे, और जिसे घर के कामों में यूज किया जाता था। तो वो क्या है, वो मिथेनोजेंस होते हैं, यानी कि वो जो क्या है, एक गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को ऑर्गेनिक वे में। चलिए अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप है बैक्टीरिया की, वो है यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। सबसे पहला तो इनका जो एक फीचर होगा वो होगा रिजिड सेल वॉल। सबसे जो पहला फीचर होगा इनकी होगी रिजिड सेल वॉल होगी। और अगर ये मोटाइल होंगे, इफ ये मोटाइल होंगे तो क्या होंगे, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या होगा, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो इनका जो नेक्स्ट इसके अंदर जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सब टाइप है, सबसे पहले वो उसको डिस्कस करते हैं सब टाइप को। सबसे पहले है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को किस कैटेगरी में आते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो पीछे पड़ा था वो उसी में आके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक क्यों होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो प्लांट्स की तरह है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। ये याद रखना आप, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे तो इनके चारों तरफ है ना एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होगी, जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मराइन में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो इसके जो स्पेशल फीचर है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से तो हर बार क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम बोलते हैं एट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है, एक तो ये क्या किस चीज को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और इसके जो एग्जांपल है जिनके अंदर ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगी, उन बैक्टीरिया का नाम है नोस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, अब जो यू बैक्टीरिया में जो सेकंड टाइप के बैक्टीरिया है वो है सेकंड, यानी कि जो बी टाइप के जो बैक्टीरिया है वो होंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए अब हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में जो थोड़ा सा पहले पढ़ के आए थे उसी को थोड़ा अपने माइंड में रखिए। सबसे पहले तो ये एनर्जी ऑब्टेन करेंगे कहाँ से, किस चीज को ऑक्सीडाइज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस होंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया। और इनका फंक्शन किस में होगा, इनका रोल किस चीज में होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इनका क्या होगा, रोल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, उनकी क्या होती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी पहले ऐसा नहीं बोलते थे कि जो किचन का जो बचा खुचा जो भी किचन से जो वेस्ट निकलता है ऑर्गेनिक, यानी कि जैसे कि पत्ते हैं, यानी कि किसी चीज का पापड़ है या कोई पत्ते हैं या कोई सब्जी है, उसको क्या करे, पौधों की रूट्स में डाल दे, उससे क्या होगा कि उसको खाद मिलेगा, यानी कि वो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे, उसके अंदर जो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो सब न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, दोबारा से रिसाइकल होंगे, उनका कहीं ना कहीं प्लांट और किसी चीज में उसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो इनका मेन फंक्शन, इनका रोल किस में होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। और किस चीज की कौन से न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन, ये याद रखना आप। इनके लिए सब्सटेंस क्या है, जो सब्सटेंस को यूज करेंगे वो है नाइट्रेट, अमोनिया। और रोल होगा इनका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। और कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में इनका रोल होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन, इनकी ये क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। अब यू बैक्टीरिया में जो सी है, यानी कि जो सी टाइप है, वो क्या होगी, एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो क्या होंगे, सबसे ज्यादा यही होते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। डिकम्पोजर का मतलब ये होता है जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल में कन्वर्ट कर दे। सबसे पहले तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, डिपेंड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर किस चीज के लिए, फॉर फूड। नेक्स्ट ये अब हम बात करते हैं जो ये मोस्ट अबंडेंट होंगी, ये मैंने बता दिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इंपॉर्टेंस देखिए आप इसकी। एक तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं, कर्ड फॉर्मेशन में। जो आपके घर में दही जमती है वो किसके कारण जमती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूसरा है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। अब चलिए, अब इनके कुछ, ये तो इनके क्या थी, इंपॉर्टेंस थी। अब इनके यूजफुल, ये वो तो थे, इनका यूज क्या है, ये कहाँ का यूज होते हैं। आर्मफुल में ये क्या करेंगे, डिजीज को यूज करेंगे, जैसे टाइफाइड है, यानी ये पैरासिटिक नेचर में भी हो सकते हैं। कोलेरा है, सॉरी कोलेरा, टेटनस। और नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर, ये डिजीज ये क्या करेंगे, क्यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ टाइप के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बोलो या मोनेरा किंगडम। जो मोनेरा किंगडम में जो मेन टाइप, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो होगा एसेक्सुअल मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। इसमें होगा बाइनरी फिजन। इसमें भी एसेक्सुअल में क्या होगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जैसे मान लिया ये क्या, एक पेरेंट बैक्टीरिया सेल है, ये क्या है, पेरेंट बैक्टीरिया सेल है। इसके अंदर क्या होगा कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, करता है। सेल क्या होगी अब, इलोंगेट होगी, थोड़ी कुछ ऐसी टाइप में।
और उसके बाद क्या होगी, सेल यहाँ से डिवाइड होगी और ये दो इक्वल साइज की क्या बनाएंगी, डॉटर सेल्स, जो बिल्कुल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये इसका ये होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये क्या होता है, एक चीज का दो में टूटना। फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो में टूटना। तो ये क्या हो गया, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है मोड रिप्रोडक्शन में एक टाइप है स्पोर फॉर्मेशन से भी ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन ये क्या होगी, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में होंगी। जैसे अनफेवरेबल का मतलब है कि जिस टाइप की हीट इनको चाहिए वो ना हो, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर ना, ऑप्टिमम हीट ना, ऑप्टिमम पीएच ना हो, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बहुत ही हार्श कंडीशंस हो, तो उसमें क्या करेंगे, स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। और जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, एंडोस्पोर्स होंगे। स्पोर क्या होंगे, एंडोस्पोर्स होंगे, जो क्या होंगे, जो थिक, जो बाहर की लेयरिंग होगी वह बहुत मोटी होगी। वो रेजिस्टेंस शो करेंगे किसका अगेंस्ट, हीट का अगेंस्ट और ड्राइनेस का अगेंस्ट। इसमें एग्जांपल आज का जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करें उसमें एग्जांपल आएगा बेसिलस, बेसिलस और क्लोस्टेरिडियम, क्लोस्टेरिडियम। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो थर्ड टाइप है बहुत ही मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन उसकी तरह ही वैसा ना होकर कुछ कुछ है, कुछ परसेंट वैसा वैसा है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई गैमेट्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम उसी को कंसीडर करते हैं जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन हो, तो इसमें ट्रू नहीं होगा। उसमें कुछ टाइप हो सकती हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले इसमें कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन यहाँ से क्वेश्चन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी कभी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि जो डीएनए है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, यानी कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसका क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, जैसे ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अब जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसमें एक जो बैक्टीरिया होगा वो डोनर होगा और एक क्या होगा, रेसिपिएंट होगा, यानी कि जो रिसीव करेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि फ्री डीएनए, जो फ्री डीएनए होगा उसका क्या होगा, अपटेक होगा। फ्री डीएनए अपटेक होगा इन्वायरमेंट से। आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड था। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन यानी कि जो डीएनए का ट्रांसफर होगा किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। वायरस कौन सा होगा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब यानी कि जो वायरस किसके ऊपर अटैक करे, वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया, वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इसके थ्रू जिसका बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो डीएनए ट्रांसफर होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। चलिए अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगी, जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होगी। ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है कि जो बैक्टीरियल फिल्टर है ना उसको भी पास, उसमें से पास हो जाता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट लिविंग फिल्टर, वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ये तो पता है। और ये क्या है, पैलियोमॉर्फिक है, पैलियोमॉर्फिक इन नेचर है। पैलियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि ये ना एक जैसी शेप नहीं होती इसकी, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी शेप को चेंज करता रहता है, यानी कि जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप ने चेंज करता रहे, उसने बोला अगर पैलियोमॉर्फिक। और जो ये क्या है कि डिजीज कॉज करता है दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो माइकोप्लाज्मा वो प्लांट में डिजीज यूज करता नहीं, वो दोनों में करता है, और ये क्या कर सकता है कि ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है, तो इसको बोलते हैं एरोबिक कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर। और जो सबसे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है इसका निक नेम क्या है, इसको जोकरोफ प्लांट भी बोलते हैं, जोकरोफ प्लांट, जोकर ऑफ प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो ये इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे, आप भूले ना उसको। सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में रख सके, ताकि हमें हर एक ऑर्गेनिज्म की डिटेल का पता हो, हर एक एनिमल प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिटेल हमें पता हो। जो क्लासिफिकेशन है ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है, जो हमारे जो एंशियंट टाइम में से ही इसकी क्लासिफाई करते थे, वो अपने जरूरत अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते थे। सबसे पहले जो अरस्तु उन्होंने पहली बार ट्राई किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया करना, उन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक वे यूज किया था। उन्होंने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख के उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट और एनिमल को। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, ताकि हम ऑर्गेनाइज वे में हर चीज को देख सके, हर चीज की स्टडी कर सके। लीनियस थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट और एनिमल, उसके फीचर्स बता दिए थे, और उन्होंने एक उनकी लिमिटेशंस क्या थी। एक तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं डिस्क्राइब किया, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये इनएडिक्वेट था। अब है फिर है ना कुछ जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या किया गया, मॉडिफिकेशन करते गए। उसके बाद क्या है, तो जो मोलिकुलर लेवल और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सब कुछ स्टडी किया, तो ज्यादा बेटर वे में क्लासिफिकेशन आया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुक ने दिया था, उन्होंने मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी कंसीडर की थी। लिमिटेशन क्या थी कि इवोल्यूशनरी बेस उन्होंने नहीं चूज किया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस था, एग्नर और प्रेंटल ने दिया था। नेक्स्ट है इसके अंदर जो इसमें बताया गया था जो ह्यूमंस है वो एप्स से रिलेटेड है, क्लोज रिलेटेड है, उनके एंसेस्टर कॉमन थे। मॉडर्न इसका सिर्फ एक लिमिटेशन थी कि इवोल्यूशनरी डाटा प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे इतना, या उसकी इतनी डिटेल स्टडी भी नहीं थी। मॉडर्न दिया था कार्ल वूज ने, जिसमें डीएनए आरएनए की सीक्वेंसिंग, आरआरएनए की सीक्वेंसिंग, बायोकेमिकल ट्रेट। इसमें आरआरएनए कौन सा आरआरएनए यूज किया गया था, 16S, यो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसी के बेस पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की थी उसके बेस पर 3 किंगडम सिस्टम आया था, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। जैसा कि फिर हमने बताया था कि 2 किंगडम किसने दिया था, लीनियस ने। 3 किंगडम दिया था एक्कल ने, और उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया, उन्होंने मोनेरा को। 5 किंगडम किसने दिया, आरएच विटेकर ने दिया, उन्होंने फंजाई को सेपरेट किया था प्लांट से। उनका बेस के लिए क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। ये तो बिल्कुल टिप्स होने चाहिए, आपका भूलना बिल्कुल भी नहीं है ये। अब उसके पहले जो थे बहुत सारी जो चीजें थी वो ग्रुप वैसे ही बना दिए थे मोर्फोलॉजी के बेस पर, वो मैंने बीच में आपको बताया, एक बार आप उसको देख लेना। अब हम बात करते हैं मोनेरा किंगडम की। मोनेरा में क्या है कि इसका जो सोल मेंबर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, यानी कि इसकी आत्मा बैक्टीरिया है। आप इस तरह याद रख, को हर जगह मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वह नॉन सेलुलोजिक होगी, या उसे पेप्टिडोग्लाइकन बोले या म्यूरिन बोल दो। उसके बाद इसका एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी बना सके, फिलामेंटस हो सके। बैक्टीरिया की शेप है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। स्फेरिकल होंगे, वो कोकस बोलेंगे, उन्हें जो रोड शेप के होंगे, बेसिलस, कोमा, विब्रियम, स्पाइरल, स्पाइरुलियम। सिंपल होंगे, स्ट्रक्चर सिंपल होगी, लेकिन बिहेव इनका कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये हर एक कंडीशन जो आप सोचो हर जगह मिल सके हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होंगे, इटेरोट्रोपिक इनका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ एक उसके जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करा करें। फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी कि जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कीमोसिंथेटिक यानी कि जो केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे अपनी
फूड या अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट में पूरा करना थी। वह नाइट्राइट अमोनिया का यूज करेंगे। इसका अंदर ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में यूज आ रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन की। और ये क्या करेंगे, हाँ नेक्स्ट है एटरोट्रोपिक, जो सिम्बायोटिक होंगे जैसे राइजोबियम, यानी कि जो हेल्पफुल होंगे। पैरासिटिक होंगे, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे, डिजीज को करेंगे, जैसे टेटनस है या प्लांट में है सिट्रस कैंकर। और कुछ होंगे सेप्रोफिटिक, यानी कि जो डिकम्पोजर का काम करा रहे हैं, यानी कि जो डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर ने। अब है इनका जो इसमें टाइप है, बैक्टीरिया में टाइप है आर्के बैक्टीरिया, जो हैबिटेट जो एक्सट्रीम आकर है, इसमें सब टाइप हैं, जैसे एलोफाइल जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में, थर्मोएसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग यानी कि हाई हीट और एसिड कंडीशन में रहे, मिथेनोजन जो मार्सियरिया में रहेंगे, रूमिनेंट जो गाय भैंसों के गट में होंगे, मिथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया, अगर इन रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर वो मोटाइल होंगे तो फिलामेंटस भी प्रेजेंट होगा। इसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोला रहा है, जो कि फोटोसिंथेटिक होंगे क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। और इनका चारों तरफ क्या होगी, जिलेटिनस की सीट प्रेजेंट होगी, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसना इटेरोसाइट्स बोला करा, जो नाइट्रोजन का जो फिक्स करेगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। और इस किसके अंदर प्रेजेंट होगी, नोस्टोक और एनामिन। केमोसिंथेटिक जो हमने पाछा पढ़ा था, रोल न्यूट्रिएंट रिसाइकिल में, इटेरोट्रोपिक में डिकम्पोजर होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर ने यूज करेंगे फूड खातर। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, करंट फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे लेग्यूम्स में। टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस ये डिजीज यूज करेंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल आ रहा है, मेन बाइनरी फ्यूजन होगा, यानी कि एक पेरेंटल है जो बैक्टीरिया सेल है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या करेगा, टूट जा रहा है, क्या करता है, उसके अंदर वो क्या होगा, उसका फ्यूजन होगा। स्पोर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन होंगी उस टाइम पर, कुछ स्पीसीज है जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं होता सॉरी, उसमें टाइप होंगे कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन जिसमें डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट में और डीएनए का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि फ्री जो डीएनए होगा उसको अपटेक करना एनवायरनमेंट में। ट्रांसडक्शन जो बैक्टीरिया के थ्रू होगा। माइकोप्लाज्मा है, उसने पीपीएल बोला रहा है, जो सेल वाला हुआ एब्सेंट होगी। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, पेलियोमॉर्फिक होगा, यानी कि जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। शेप फिक्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, जो सेल वॉल है वो क्या होती है, रिजिड होती है नेचर में। तो जिससे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक फिक्स हो जाती है शेप, लेकिन इसमें सेल वॉल है ही नहीं तो इसकी शेप फिक्स नहीं है। प्लांट एनिमल में दोनों में डिजीज क्योज कर सका है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो भी वो सर्वाइव कर सका है। और इसने जोकरो प्लांट भी बोल दिया है। जोकरो प्लांट इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि जो पहले जो क्लासिफिकेशन कराया था सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में पता था। उस टाइम पर ये सारे बैक्टीरिया फंजा ये सब क्या में थे, प्लांट में थे। किस चीज में थे, प्लांट में थे। तो इसलिए नाम तो इसका वही रख दिया जोकरो प्लांट, लेकिन जैसे जैसे एडवांस क्लासिफिकेशन होती गई तब पता लगा कि ये किसके अंदर है, मोनेरा के अंदर है। ये था आज का हमारा टॉपिक। ये एस्टेट, नीट, एंट्रेंस एग्जाम, हर एग्जाम में क्या आएगा आपको बहुत यूजफुल होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और चलिए आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किसको जोकरो प्लांट बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस टाइप की होती है, सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।